नमस्कार दोस्तों, मंतव्यम शिक्षण संस्थान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने मनोविज्ञान से संबंधित अब तक के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं में, रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष इत्यादि में, उन्हीं के बारे में चर्चा की थी और हम कल से कंटिन्यू क्लासें चल रही हैं। उसी क्रम में आज ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो आज जो दूसरी क्लास है उसका पहला प्रश्न जो हम बात कर रहे हैं ये है अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। यह प्रश्न देखो दोस्तों, स्त्री की जो ग्रेड वाली परीक्षा है उसके अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है ये 2022 में। अब इनमें से आप चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। अधिगम समस्याओं का निदान एवं उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से है। दोस्तों, मैं बता दूं, इसके अंतर्गत हम थोड़ा से क्षेत्र से संबंधित इनकी प्रकृति, मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति इत्यादि के बारे में बहुत सारे प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न भी आपको उसी प्रकृति भी कह सकते हैं, हम क्षेत्र कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से, यहां देखिए निदान और उपचार, निदान क्या है, उपचार क्या है, ये आपको पता होगा। उपचार कहते हैं और निदान किसे कहते हैं। देखो, निदान जो होता है, निदान इसका मतलब होता है कारणों का पता लगाना। क्या होता है दोस्तों? कारणों का पता लगाना। जबकि उपचार क्या होता है, जब कारणों का पता लग जाता है तो उसका उपचार संभव होता है। उपचार, अधिगम की जो समस्याएं हैं उनका निदान और उनका उपचार अब किसके अंतर्गत होगा। देखो, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रस्तुति, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। तो निदान और उपचार की जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, बता सकते हैं क्या? आप बताइए जल्दी से आप। क्या अधिगम करता होगा? अधिगम करते का मतलब क्या होता है? जो अधिगम करने वाला है, अधिगम करने वाला जो स्वयं शिक्षार्थी है। अधिगम प्रस्तुति यानी अधिगम सीखने में कौन कौन सी प्रस्तुतियां हो सकती हैं। शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी निदान और उपचार कहाँ संभव हो सकता है? अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, जो सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन हम देखें इसके अंतर्गत, देखें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ये भी देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत की बात कर रहा है, अध्ययन क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों की ही बात यहां की जा रही है। तो इसके अंतर्गत कौन सा होगा ये आप देखिए, यानी कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। अब अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत देखो, सीखने की प्रकृति जो होती है वो अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी सीखने की प्रकृति अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यहां ये वाला दूसरा देखिए, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा भाई। तो ये भी आता है यहां, जबकि पूछ रहा नहीं आता, तो इसका आंसर ये भी नहीं है। वैयक्तिक भेद, व्यक्तिक भेद भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी इसका नहीं आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक रोग, क्योंकि मानसिक रोगों के अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बात करते हैं वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक रोग। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जल्दी से यदि हम प्रश्नों को करते हुए चले, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है, केंद्रीय यानी केंद्र बिंदु जिसकी बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय क्षेत्र कौन सा नहीं है यहाँ पे? शिक्षा मनोविज्ञान यानी सीखने का मनोविज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं, तो सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला, तो ये तो केंद्रीय तत्व। देखो तीनों चीजों इसके अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सीखने की स्थिति,
सीखने की प्रक्रिया और सीखने वाला, ये तीनों व्यक्ति जो तत्व हैं ये केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां पूछ रहा है केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीखने का स्टेटस। कौन सा हो जाएगा, सीखने का स्टेटस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। अधिगम प्रक्रिया, समुदाय, प्रबंधन, मापन। अब देखो, सीखने की बात कर रहा है और केंद्र तत्व की बात कर रहा है, तो कौन सा इसके अंतर्गत हो जाएगा भाई। तो इसके अंतर्गत आप बताइए, समुदाय का शिक्षा के कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से यदि हम देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान से, तो ये वाला क्षेत्र यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ केंद्रीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया। यानी निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र होगा, तो यहाँ अधिगम प्रक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगम कर्ता और अधिगम प्रक्रिया, अधिगम कर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। अब ये देखो, ये भी केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, हम मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हम कौन कौन से मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं ये भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं अपन। अधिगम कर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। तो कौन सा होगा भाई इसके अंदर, ऑप्शन बताइए जल्दी से, देखिए कमेंट्स करके बताओ, देखिए कौन कौन सा हो सकता है इसके अंतर्गत, बोलिए देखें। यानी कौन सा इसके अंतर्गत होगा, अधिगम कर्ता के व्यक्तित्व का प्रभाव। देखो, सीखने पर नहीं, व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है, संबंधित मुख्यतः संबंधित पूछ रहा है, तो ये मुख्यतः संबंधित नहीं होगा। अधिगम कर्ता के विकास से भी कोई मतलब नहीं होता है, शिक्षण के व्यक्तित्व से भी कोई नहीं है, तो अधिगम की प्रस्तुतियां, क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई इसके अंतर्गत, अधिगम की प्रस्तुतियां। जो अधिगम में उपस्थित अधिगम की जो क्रिया चलती है उसमें जो प्रस्तुतियां उत्पन्न होती हैं वही इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा। तो अधिगम कर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा होगा शिक्षा मनोविज्ञान केंद्रीय क्षेत्र में, अधिगम की प्रस्तुति। नेक्स्ट देखो, छठा जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान का एक छोटा सा जो पार्ट है, जो तत्व जिसकी हम बात करते हैं, तो वो कौन सा है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन से तत्व, देखो यहाँ पे यदि हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान किया जाता है, जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। तो यहां देखो, जाति से संबंधित कोई बातें शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं होती, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं हो सकता। आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। देखिए, आत्म प्रत्यय भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, बुद्धि का भी किया जाता है, रुचि का भी होता है, और अभिप्रेरणा से संबंधित भी यहां अध्ययन किया जाता है, तो ये राइट आंसर हो सकता है। हम आगे और देखते हैं, तो लिंग, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा, तो यहाँ लिंग से संबंधित ये बात नहीं होती। अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना, रुचि, यहाँ शारीरिक संरचना से संबंधित ये तत्व नहीं है। अतः इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। यानी निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में देखो किस किस का अध्ययन किया जाता है, आत्म प्रत्यय का किया जाता है, बुद्धि का किया जाता है, रुचि का किया जाता है, अभिप्रेरणा का किया जाता है। नहीं किया जाता तो किसका, शारीरिक संरचना का नहीं होता, लिंग इत्यादि का नहीं होता, जाति इत्यादि का नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, दूसरा। दूसरा कौन सा है, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। ये देखो आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या होगा इसमें बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त की बात कर रहा है भाई, इनमें सर्वाधिक सबसे उपयुक्त कौन सा हो सकता है। और यहां आपको कोड भी दे रखे हैं भाई, क्या मनोविज्ञान की जो प्रकृति की उपयुक्त बात, धनात्मक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान, नियामक विज्ञान।
उपयुक्त कोड का प्रयोग करते हुए सभी उत्तर छांटिए। तो कौन सा होगा बताइए इसके अंतर्गत? क्या पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या सारे होंगे? कौन सा इसके अंतर्गत राइट आंसर हो जाएगा भाई बताओ? प्रकृति के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो अब देखो, यहां प्रकृति की बात की जा रही है, निम्न शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, तो ये नियामक जो विज्ञान होता है वो प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता। धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं, आते हैं। तो अब यहाँ पहला और तीसरा, अब यहाँ कोड में हम देखते हैं पहला राइट है लेकिन तीसरा भी है, दूसरा तीसरा या दूसरा नहीं है, ये पहला और तीसरा, केवल तीसरा। तो यहाँ राइट क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो धनात्मक विज्ञान करता है और व्यवहारात्मक विज्ञान करता है। नेक्स्ट में देखिए अपन, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ये नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अब शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं कौन सा होगा? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत भी हमने देखा है शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, अनुप्रयुक्त विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, ये होता है। व्यवहारिक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। बट आदर्श मूलक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूछा है। अनुप्रयुक्त क्या होता है? अनु यानी पीछे, प्रयुक्त यानी उसके पीछे पीछे जो हम बात करते हैं, सेम वैसी बात। व्यवहारात्मक सामाजिक, यहां यदि हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? चौथा। और कौन सा हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जो आपके देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये प्रश्न देखो बहुत बार आया है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 में अभी आया है, 16 में भी आया है और 22 में भी आया है, और अब 25 में आने की संभावना भी पूर्णतः है। शिक्षा मनोविज्ञान है, छोटा सा एक है। अब यहाँ देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अभी अपन पहले वाले प्रश्न में अपने बात की थी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या स्थिति के अंतर्गत आता है, तो क्या है इसके अंतर्गत? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब आपने वहां देखा था अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी मानक विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान, शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान की बात करनी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रयुक्त विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेस्ट के अंतर्गत चलते हैं अपन, वही देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अभी आप इसी तरह के प्रश्न देख रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर परीक्षा में हर समय में आ रहे हैं। तो ये निश्चित मानिए ऐसा प्रश्न आपके सामने जरूर आएगा और ये आपके क्लियर हो भी जाना चाहिए क्या नहीं है, क्या नहीं है। ये देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। अब मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, जबकि ये तो है, तो ये यानी शिक्षा मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का विज्ञान ये भी है, एक धनात्मक विज्ञान यह भी है, एक मानक विज्ञान। तो इसमें क्या नहीं है? ये तीनों तो शिक्षा मनोविज्ञान के होते हैं, ये नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ वाला, चौथा वाला हो जाएगा, एक मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? एक मानक विज्ञान नहीं है। भाई ये सारे प्रश्नों को आप इनको एक तरह से बार बार रिपीट करके, सुन करके अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न अवश्य ही आता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खालिस्तान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अब खालिस्तान के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। अभी 4 ऑप्शन है देखिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है। क्या इसमें शिक्षण और प्रेरणा होगा? बताइए। व्यक्तित्व और सीखना, शिक्षण और अधिगम, प्रेरणा और व्यक्तित्व, इन चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा? बताइए। देखिए, शिक्षण और अभिप्रेरणा, प्रेरणा इत्यादि नहीं होता। शिक्षण के साथ के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षण, प्रेरणा, ये
व्यक्तित्व और सीखना ये भी नहीं होगा, प्रेरणा और व्यक्तित्व ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह शैक्षिक मनोविज्ञान की बात कर रहा है और शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत यानी शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जहां शिक्षण और अधिगम। तो क्या आंसर हो जाएगा खालिस्तान में? शिक्षण और अधिगम के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या करती है? शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण और अधिगम के अंतर्गत क्या करती है? उनके जो प्रमुख सीखने के शाखा उसके अंदर कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण और अधिगम। देखिए, जब विकल्पात्मक प्रश्न आते हैं तो विकल्पात्मक प्रश्नों में हमें 3 वे छांटने जो नहीं हो सकते, एक सर्वश्रेष्ठ जो होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इस तरह से यहां पे क्या हो जाएगा भाई? यहां पर हो जाएगा शिक्षण और अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चले अपन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? सारे क्वेश्चन इसी तरीके हैं। देखिए, अगर आपने सारे ऑप्शंस और ये 10-20 प्रश्न जो हैं जो निकाल लिए तो आपका प्रश्न ये वाला 100% ठीक होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? देखो, नियामक की बात पहले वाले प्रश्नों में भी हो चुकी है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। तो बताइए इसके अंतर्गत कौन सा इसके क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? बताओ देखिए जल्दी से, क्योंकि अभी अभी बात हुई थी शिक्षण और अधिगम की। इससे पहले वाले प्रश्न में देखो, प्रीवियस प्रश्न में मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम आया है। ये क्वेश्चन के अंतर्गत इस तरीके से पूछ लिया और वही चीज देखिए इसमें घुमा के थोड़ा सा पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा होगा भाई? यहाँ यह एक नियामक विज्ञान है, ये नहीं होगा। यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, नहीं है। यह विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, यह भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा इसका? यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। ये क्या है भाई? शिक्षण और अधिगम से संबंधित विज्ञान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? बताइए देखिए भाई कौन सी नहीं है निम्नलिखित में से? अगर प्रकृति की बात कर रहे हैं तो अपन नहीं है पूछ रहा है। देखो, प्रकृति नहीं है। व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान या धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। तो अभी तक जितने प्रश्न आपने हल किए हैं उन प्रश्नों से आप यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर पे जा सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रकृति व्यवहारात्मक होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति विधेयात्मक भी होती है, विधेयात्मक कहते हैं धनात्मक, और मनोविज्ञान की प्रकृति अनुप्रयोगात्मक विज्ञान भी होती है। और क्या नहीं होती? नियामक विज्ञान नहीं होती, नियामक नहीं होती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नियामक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? नियामक विज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता। इस तरीके से हम आप इसको देख सकते हैं। यहां इसका राइट आंसर नियामक विज्ञान। देखिए, इन क्वेश्चनों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। वही चीज बार बार रिपीट हो रही है और प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? देखो, ये भी वही नहीं है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। ये भी देखो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 टीचर्स में पेपर में आए हुए हैं 2023 और 18 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? भाई, यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह एक मानकीय विज्ञान है। कौन सा इसके अंतर्गत आएगा? बताइए जल्दी से इसके अंतर्गत फटाफट देखिए भाई कौन सा होगा इसमें, बोलिए। अब आप देखो, व्यवहार परक मनोविज्ञान एक व्यवहार परक है, होता है। यहाँ पे पूछ रहा नहीं है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह भी होता है। यह एक धनात्मक विज्ञान है, यह भी होता है। तो क्या नहीं होता? एक मानकीय विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कौन सा होगा? यह एक मानकीय विज्ञान नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक मानकीय विज्ञान जो है मानकीय विज्ञान है। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य
शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं है भाई? अब देखो इसमें निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है। अब प्रकृति के बारे में पूछ रहा है यहां पर भी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। तो देखिए, यह एक सुसंगठित, व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है। पहला वाला आंसर, यह अगर बात करें तो ऑप्शन की। दूसरा देखिए, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। तीसरा देखिए, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। चौथा देखिए, यह हमेशा सत्य की खोज में रहता है। अब आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद जो अभी क्वेश्चंस किए हैं आपने, 14-15 जो भी प्रश्न के अब तक अपने हल कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों के आधार पे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं कौन सा होगा। तो यह देखिए, यहां एक चीज समझ में आ रही होगी, एक नियामक विज्ञान। ये देखिए, ये क्या होता है, नियामक विज्ञान की बात करें यानी सकारात्मक विज्ञान की जगह, जबकि वो सकारात्मक होता है, नियामक नहीं होता। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यह होगा, यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, क्योंकि यह शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता। और वह भी यही पूछ रहा है, सुसंगठित भी होती है। तो अगर इसको दूसरी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तो मनोविज्ञान एक सुसंगठित है, व्यवस्थित और सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, हमेशा सत्य की खोज में रहता है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अब यहां आप देखिए, बताइए, देखिए कौन सा उपयुक्त है। अभी तक जितने ऑप्शंस देखे हैं उसके अंतर्गत आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं पूरा का पूरा इसके अंतर्गत कौन सा होगा। जंतु मनोविज्ञान, ये वाला सर्वाधिक उपयुक्त, ये नहीं होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान, ये भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ये भी नहीं होगा। अनुप्रयुक्त की बात 2-3 बार आपने देखा है इसको, तो यहां पे क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। आराम से इसको पढ़िए, देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी जो उसका विषय वस्तु है उसकी व्याख्या के लिए उपयुक्त पद। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या हम कौन से पद से पूर्णतः इसमें देख सकते हैं अपन? तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला ऑप्शन जो आ रहा है इसके अंतर्गत वह क्या आ रहा है भाई? निश्चयभागता, संभाव पूर्णता, पूर्ण नियमत्व और विकासशीलता। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए जल्दी से, देखिए क्या हो जाएगा भाई, बोलो। निष्काभावता, निश्चय का अभाव होता है, संभावना पूर्णता होती है, पूर्ण नियमता होती है, या विकासशीलता होती है। तो क्या होगा? शिक्षा विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है भाई, उसके अंतर्गत विकासशीलता रहती है। क्या रहती है? विकासशीलता रहती है। विकास के सिद्धांत पे आधार टिका होता है शिक्षा विज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासशीलता। क्या हो जाएगा भाई? विकासशीलता। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है हिंदी के परीक्षा के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड में 2020 में आया है भाई ये। नेक्स्ट देखिए, इसको पढ़िए, देखो आराम से। शिक्षा मनोविज्ञान गए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ यानी अंतर्दृष्टि करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। अब आप बताइए इसके अंतर्गत देखिए, यह प्रकृति कौन सी है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि, सूझ अंतर्दृष्टि होती है, जटिल होती है भाई, प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है।
ये प्रकृति कौन सी कैसी प्रकृति के अंतर्गत आता है? बताइए, क्या धनात्मक होगा, नियामक होगा, विकासशील होगा या सामाजिक होगा? जल्दी सी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए भाई, बताइए कौन सा होगा इसके अंतर्गत, राइट आंसर कौन सा होगा इसके, बोलिए देखिए क्या होगा भाई। अब अभी से पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा है, अब वो विकासशील रहता है क्योंकि धनात्मक विशेष के अंदर उपयुक्त प्रकृति पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान, तो विकासशील विज्ञान। राइट आंसर क्या हो जाएगा एमए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, ये हो जाएगा इसके अंतर्गत विकासशील। कौन सा हो जाएगा भाई? विकासशील विज्ञान। कौन सा विज्ञान? विकासशील विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो अब आप इसको, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? चार कथन है आपके सामने भाई। पहला है यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। दूसरा है यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान है। यह अनुप्रयोगिक प्रायोगिक एवं नियामक विज्ञान है। यह भविष्य के कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है। अब यहां आप देखिए चार ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा भाई? जल्दी से बताइए, देखिए कौन सा होगा, बोलिए। सर्वाधिक उपयुक्त, देखो अवैज्ञानिक नहीं है ये, इसलिए क्या सामाजिक तो है लेकिन यह अवैज्ञानिक प्रकृति के साथ सामाजिक विज्ञान नहीं है, तो ये गलत होगा आंसर, ये नहीं हो सकता। यह अनुप्रयोगिक प्रायोगिक एवं नियामक, नियामक वाली बात नहीं है। ये भविष्य के कथन के साथ में नियामक, ये भी नियामक आ गया नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? यह अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। वेरी गुड, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए, यानी वो सकारात्मक विज्ञान है, इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? आपको यहां जरूर ध्यान देना है या नहीं है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। उपयुक्त नहीं है, यह तथ्यों को जैसे हैं वैसे उसी तरह से लेती है। यह तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। यह तथ्यों के तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, और जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो यहां देखो नहीं है पूछ रहा है, उपयुक्त नहीं है, तो जल्दी से इसको समझ के बताइए, देखिए क्या आंसर होगा भाई इसका, बोलिए कौन सा होगा? यदि इसके अंतर्गत देखते हैं तो अपन, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, इसके आधार पे बताइए। तथ्यों को जैसे हैं वैसे उसी तरह लेती है, क्या ये सकारात्मक? तथ्यों को जैसे कार्य करते हैं उसी तरह से लेती है। तथ्यों के तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है। तो देखो, यानी सकारात्मक मनोविज्ञान क्या, यह तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही लेती है। यह तथ्यों को जैसे कार्य करते हैं उसी तरह से लेती हैं। यह बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह से लेती हैं। 3 यहाँ उपयुक्त हैं। अब कौन सा नहीं है? ये तथ्यों के तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती हैं, जैसा कि होना चाहिए, ये वाली बात इसके अंतर्गत। तो यह क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये वाली यहाँ आ जाएगा राइट आंसर। ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरे वाला। कौन सा होगा भाई? तृतीय। यह तथ्यों के तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि होना चाहिए, ये वाली बात गलत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक कथन सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त है? यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अगर उपयुक्त है ऐसा पूछते तो आपके पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाते। यहाँ उपयुक्त नहीं है ये पूछ रहा है, तो यह तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, देखिए नेक्स्ट में जाते हैं अपन। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? ये वाला क्वेश्चन भी भाई आप देख सकते हैं, कौन सा इसके अंतर्गत नहीं है, सही कथन कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? बताइए, देखिए जल्दी सी कमेंट के साथ में। मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। एक बात तो ये कह रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की यह एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की यह एक शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। केवल शिक्षण से ही नहीं संबंधित भाई, बहुत सारी चीजें होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब देखो निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान, यहां भाई केवल कर लेना, केवल है ना, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। यहां पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा है। देखिए मनोविज्ञान की शाखा केवल शिक्षण के संबंधित, ये वाली बात भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग विज्ञान यानी मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई इसके अंतर्गत, यदि हम बात करें 21वें क्वेश्चन के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए अनुप्रयोग के अंतर्गत, अनुप्रयोग अपन ने बात की थी, अनुप्रयोग होता है तो ये भी होता है। तो यहाँ देखिए यानी शिक्षा मनोविज्ञान शाखा की केवल शिक्षण, ये केवल शिक्षण वाली बात कर रहा है यहाँ पे। तो केवल शिक्षण नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की यह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये यहाँ पे अनुपयुक्त के अंतर्गत, यहाँ में या तो कथन सही कौन सा कथन नहीं है अपना, दूसरा वाला। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ अनुप्रयोग शिक्षा के रूप में होती है तो कौन सा होगा भाई बताइए इसमें, क्योंकि केवल शिक्षण दिया है या शिक्षण के साथ में, जबकि यहाँ तो क्या होता है मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर तो शिक्षण के अलावा बहुत सारे तत्वों की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? सारे क्वेश्चन आते हैं प्रकृति 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 संबंधित हैं, इससे संबंधित आपको अवश्य प्रश्न आएंगे। नहीं है, मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है, ये भी आपके 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, देखिए पहला है इसके अंदर विकल्प है, यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा देखिए, यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। तीसरा है, यह तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। चौथा है, यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। बताइए इसमें देखिए कौन सा इसके अंतर्गत राइट होगा भाई, चारों में से बताइए, देखिए जल्दी सी कौन सा होगा, बोलिए। शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, इसकी प्रकृति होती है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, बिल्कुल रखता है। यह तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित ये वाली बात नहीं है। यह अधिकतर पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित रखता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए, देखिए जल्दी सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित वाली बात होगी, क्योंकि ये नहीं है यहाँ पे दर्शन नैतिकता, जबकि ये है। तो तीन तो ये क्या होते हैं प्रकृति होती है, कौन सी प्रकृति नहीं है? ये तर्क दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? यानी अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे संबंधित नहीं रखता, संबंध नहीं रखता, वो कौन सा कारक है? देखियो, प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन, लेखन एवं वार्तालाप, विकासात्मक विशेषताएं एवं अधिगम, विकासात्मक विशेषताएं तीसरा, और चौथा है अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो देखिए अधिगम की प्रक्रिया में ये कारक होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण और चिंतन की बात होनी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण इंद्रिय जन ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी इंद्रिय के द्वारा जनित ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो अधिगम जब तक आप प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं हो सकता। चिंतन की बात हो रही है, चिंतन विषय भी हमें अधिगम होता है, तो ये वाला अधिगम प्रक्रिया में होता है। लेखन और वार्तालाप, जब हम लेखन कार्य करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तब भी अधिगम होता है। यहाँ पर अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, यानी सीखने के लिए अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का होना जरूरी है, जबकि क्या नहीं है? विकासात्मक विशेषताएं, ये वाला इसके अंदर अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित नहीं रखता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, विकासात्मक विशेषताएं। ऐसे ही कमेंट करते रहो। नेक्स्ट देखिए,
शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति इसे बनाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति इसे बनाती है। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं यहाँ। तो एक प्रकृति क्या बनाती है? व्यवहारिक विज्ञान बनाती है, प्राकृतिक विज्ञान बनाती है, विधेयात्मक विज्ञान बनाती है, या सामाजिक विज्ञान बनाती है? बताइए भाई, इसके अंतर्गत कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यानी शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग तो यहाँ कौन सा बनाती है इसके अंतर्गत? क्या व्यवहारिक बनाती है? इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखना भाई, ये ऑप्शंस थोड़े से चेंजेबल हो गए। ये 1 2 3 यानी अब आप हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं, यानी नंबर 1 2 3 और 4। तो इसके अंतर्गत कौन सा होगा भाई बताओ? व्यवहारिक विज्ञान बनाती है, प्राकृतिक बनाती है, विज्ञानात्मक बनाती है, कौन सा भी यहाँ बनाएगी भाई? जल्दी से देखिए, तो कौन सा बनाएगी इसके अंतर्गत? आप इसके अंतर्गत होगा व्यवहारिक विज्ञान, यानी कौन सी अनुप्रयोग बनाती है? व्यवहारिक। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान, विधेयात्मक, सामाजिक, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति क्या बनाती है इसे? व्यवहारिक विज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इस पर ध्यान देना। सही है, सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, उसकी प्रकृति, उसके जो क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी आए हुए क्वेश्चन ही हैं भाई। यह एक सकारात्मक विज्ञान है। दूसरा ऑप्शन है, देखिए, यह व्यवस्थित है, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, यह असंगठित है। बताइए कौन सा होगा? केवल इसमें चौथा, दूसरा ऑप्शन है इसका चौथा और पहला, तीसरा ऑप्शन है इसका पहला दूसरा चौथा, और चौथा है तीसरा या चौथा। कौन सा इसके अंतर्गत होगा? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान यह एक सकारात्मक विज्ञान है, बिल्कुल राइट, ये सकारात्मक विज्ञान होती है। यह एक व्यवस्थित विज्ञान है, बिल्कुल यह एक व्यवस्थित विज्ञान भी है। यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। यह असंगठित है। देखो, ये व्यवस्थित है तो असंगठित कैसे हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह असंगठित है, क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से कथन, यानी बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? असंगठित वाली बात नहीं हो सकती। शिक्षा मनोविज्ञान तो संगठित है, व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखें, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए वही बातें आ रही है भाई, नहीं है, गलत है, संबंधित नहीं है, इत्यादि इत्यादि के बारे में जो बातें हो रही हैं, वही इसी तरीके के प्रश्न इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बताइए कौन सा नहीं है, यानी विकल्प गलत है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है इसमें, सिद्धांत सार्वभौमिक है, यह शुद्ध विज्ञान है, कार्य कारण पर आधारित है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए भाई कौन सा इसके अंतर्गत होगा, बोलो। तो देखो, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है इसके अंतर्गत, राइट होता है। सिद्धांतों का सार्वभौमिकरण, कार्य कारण पर आधारित है, क्या नहीं है? यह शुद्ध विज्ञान है। तो क्या गलत विकल्प, कौन सा विकल्प गलत है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत विकल्प ये गलत है, यह शुद्ध विज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, बात करें अपन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो, ऐसे ही प्रश्न इसमें बार बार प्रकृति सर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है। ये भी 2023 में अभी आया हुआ प्रश्न है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ताओं के व्यवहार के साथ कार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, या शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। अब इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है यह बताना है, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसके अंतर्गत उपयुक्त होगा भाई, बोलिए। देखिए, अब देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ताओं के व्यवहार के साथ कार्य करता है,
शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। अब इसमें सर्वाधिक उपयुक्त की बात कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों का आयामों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। बताइए इसके अंतर्गत कौन सा होगा भाई? जल्दी से देखें। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबंधित है। तो देखिए, शैक्षिक समस्याओं से संबंधित है तो देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, तो शिक्षा से संबंधित है तो प्रक्रियाओं का उत्पादन संबंधित कौन सी होगी? शैक्षिक मनोविज्ञान। आपको पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा होगा? शैक्षिक मनोविज्ञान। नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? बताइए। देखिए इसके अंतर्गत, ये भी 2023 में आया क्वेश्चन है भाई। इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हैं। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। तो निम्न कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। बोलिए कौन सा आंसर होगा इसके अंतर्गत भाई? जल्दी से आप बताइए। देखिए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? यानी इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। इसके व्यवहार में अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है भाई। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक स्वीकार्य है। बिल्कुल है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार भविष्यवाणी की जा सकती है। तो यह नहीं है। कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका कि यह शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है या नहीं है। इसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आप आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण की विधियों की जानकारी देता है। कौन सा इसके अंतर्गत आंसर होगा भाई? बताइए जल्दी से। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधित व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता। बिल्कुल प्रदान करता है, नहीं करता ये वाली बात हो ही नहीं सकती। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? पहला, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत मापन और विधियों का परिचित करवाता है, ये श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, ये वाली बात इसके अंतर्गत राइट आंसर इसका बन जाएगा। तो ये आपके आज के जो क्वेश्चंस थे भी आपने देखा, ये 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। आगे भी हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले हम चैप्टर्स के आज संबंधित प्रश्नों को लेंगे। इससे पहले कल हम जो मनोविज्ञान की प्रकृति है, जो क्षेत्र है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से एक क्वेश्चंस आपके अवश्य आने वाला है प्रत्येक परीक्षा में। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ें और सुने। साथ ही अपने साथियों को भी बताएं कि मंतव्यम शिक्षण संस्थान पर मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चंस हल करवाए जा रहे हैं। तो इसको लाइक और शेयर भी करें और अच्छे कमेंट्स भी डालें जैसा आपको लगे। धन्यवाद।